हाँ भाई, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। पिछली क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? तो मैंने आपको पढ़ाया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक जो समीकरण है उसको क्या कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के क्या-क्या लक्षण यानी कि उसके गुणधर्म होने चाहिए, वो हमने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार से हो सकती हैं या कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने एक पढ़ा था डिकम्पोजिशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में विघटन रासायनिक अभिक्रिया। एक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन या फ्यूजन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संयोजन, है ना? ये आपको याद है? जी मैम। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और देन हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन और फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एंड इक्वेशंस खत्म हो जाएंगी और एक क्लास में हम इनके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी दे देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे आप लोगों को पता लगे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। राइट, चलिए तो अब लिखेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 नंबर पे। एकल विस्थापन अभिक्रिया हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया? अच्छा, ग्रीन कलर से तो आपको दिख नहीं रहा होगा। एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, बात एक ही है, ठीक है? सिंगल विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? इंग्लिश में आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट। क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट? आइए मैं आपको समझाती हूं होता क्या है। देखेंगे 3 नंबर पर हम कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट, बेटा दोनों नाम सही है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। किसी एक ने किसी को विस्थापित कर दिया। विस्थापित का मतलब होता है उसको अपनी जगह से हटा दिया, अपनी जगह से हटा दिया और खुद जुड़ गया, और खुद जुड़ गया। चलिए सुनिए, मैं बेसिक एग्जांपल देती हूं आपको, सुनिए। मान लो एक रिएक्टेंट है ए और ए के साथ एक दूसरा रिएक्टेंट है बी सी नाम का, ठीक है? मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, इधर जो होते हैं केमिकल रिएक्शन में इनको रिएक्टेंट कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं। ए प्लस बी सी रिएक्टेंट है और इनके आपस में रिएक्ट करने से, इनकी अभिक्रिया करने से क्या बना? तो बेटा यहां पर बना आपका बी प्लस ए सी बना, बी प्लस ए सी बना। और ये जो केमिकल रिएक्शन में राइट हैंड साइड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। पी फॉर प्रोडक्ट है, आर फॉर रिएक्टेंट है। अब बहुत ध्यान से समझना इसमें क्या हुआ है ना? पहले एक था रिएक्टेंट ए नाम का और दूसरा रिएक्टेंट था बी और सी नाम का, बी सी नाम का, ठीक है? अब प्रोडक्ट में देखो आपको बी बना और ए सी बना। अब इसमें ध्यान से देखो आप कि बी के साथ कौन जुड़ा हुआ था? सी जुड़ा हुआ था। किसमें? रिएक्टेंट में। लेकिन प्रोडक्ट में देखो आप, उत्पाद में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में मैम बी के साथ सी था, इस बी को रिप्लेस कर दिया, इस बी को हटा दिया और इस बी के साथ कौन जुड़ गया? ए जुड़ गया। तो ए और सी बन गया। एसी कैसे बना बेटा? यहां पर बीसी में से बी को हटा दिया और ए जुड़ गया, तो बेटा बी एक सिंगल बन गया और ये दोनों एक सिंगल प्रोडक्ट कहलाए। तो क्या किया? इस बी को ए ने हटाया, किसने? देखो ए ने हटाया, किसको हटाया? बी को यहां से हटाया, तो बी अलग हो गया और ए जुड़ गया सी के साथ, तो ए सी बन गया। तो इस बी का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया। इस बी को हटा दिया। लेकिन देखो बेटा, इस रिएक्शन को हम सिंगल रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं? कोई एक ही अपनी जगह से खिसका है। इस ए ने बी को अपनी जगह से खिसका दिया, बी की जगह से खिसका दिया और खुद आके जुड़ गया। तो इसमें एक ही तो रिप्लेसमेंट हुआ, एक ने एक को खिसकाया और एक की जगह एक ही जुड़ गया। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, एकल विस्थापित या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसी एक रिएक्टेंट का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया और कोई दूसरा एक जो आपका रिएक्टेंट है वो उसकी जगह आके जुड़कर प्रोडक्ट में बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इसे कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रीजन क्या है, ये क्यों होती है? ऐसे थोड़ी ना ए ने बी को हटा दिया, क्यों हटा दिया? ए यहां पर बी को क्यों हटा दिया और बी की जगह क्यों जुड़ गया? क्योंकि बेटा ये ए जो है वो ज्यादा पावरफुल है, किससे? बी से। अरे भैया, ज्यादा ताकतवर इंसान होता है वही तो कम ताकतवर को खिसका के उसकी जगह आ जाता है ना? समझो इस बात को। तो ज्यादा पावरफुल होता है वो कम पावरफुल वाले को हटा देता है, धक्का दे देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है। ये तो हम डेली लाइफ में भी एग्जांपल देखते हैं इसे बहुत सारे। जी मैम, तो यहां पर आप इस रिएक्शन की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? क्योंकि ये जो ए है ये मोर रिएक्टिव है। ये क्या है बेटा? ये मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव का मतलब है अधिक क्रियाशील है। इस केमिकल रिएक्शन में जो ए है वो बी से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ये ज्यादा रिएक्टिव है इस बी से, इसीलिए ए ने बी को हटा दिया और सी के साथ खुद जुड़ गया, खुद बैठ गया। तो अगर एग्जामिनर पूछे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का कारण क्या है, तो बेटा जो ज्यादा रिएक्टिव वाला होता है वो क्या करता है? वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देता है। लेस रिएक्टिव यानी कम क्रियाशील को क्या कर देता है? हटा देता है और खुद बैठ जाता है उसकी जगह। कम क्रियाशील वाले को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा? ज्यादा क्रियाशील वाले के द्वारा, और खुद वहां आके जाके आप बैठ जाता है। तो इस रिएक्शन में ए ज्यादा रिएक्टिव था बी से, इसीलिए ए सी के साथ जुड़ गया और बी को बेचारे को अकेले को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, है ना? क्योंकि एकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यस और नो? अब आप कहोगे मैम ये कौन डिसाइड करेगा कि ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है? तो आपको मैंने मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसको याद कर लीजिएगा। ये रही वो रिएक्टिविटी सीरीज, ये रही वो आपकी जो जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्ट कैसे करती हैं, कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है कौन सी कम रिएक्टिव है, इसके लिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करवाई थी बेटा। और मैंने कहा था ये रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है ये उसका घटता हुआ क्रम है। इसका मतलब मैम इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो ऊपर आते हैं ये क्या है? ये मेटल्स या ये एलिमेंट्स क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है बेटा। ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ये अत्यधिक क्रियाशील है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं बेटा। जैसे सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, फिर हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन से नीचे वाले होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेस रिएक्टिव। ये कम क्रियाशील कहलाते हैं बेटा, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, कम क्रियाशील तत्व या कम क्रियाशील मैटर्स कहलाती हैं यहां पर। आई मेरी बात समझ में? हाँ जी मैम। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव वाले को हटा देगा और उसकी जगह आके जुड़ जाएगा।
अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना? आपको याद करना ही पड़ेगा इस रिएक्टिविटी सीरीज को। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग होगा तो नीचे से ऊपर एरो लगा दोगे। तो बेटा ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। सोना हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये तो लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट का मतलब एकदम खत्म, ये तो करते ही नहीं है रिएक्ट, ना के बराबर रिएक्ट करते हैं। आई बात समझ में? ये तो क्या है, ये तो लेस रिएक्टिव है बेटा, ये तो करते ही नहीं रिएक्शन ना के बराबर। इसलिए तो हम गोल्ड प्लैटिनम को ज्वेलरी बनाने में काम में लेते हैं, इसीलिए सोना महंगा है। तांबा क्यों सस्ता है? क्योंकि तांबा रिएक्ट कर जाता है पानी से, ऑक्सीजन से, अपना कलर छोड़ जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो तांबा सस्ता है बेटा, 20 रुपए का मंगलसूत्र मिल जाता है। जबकि सोने के मंगलसूत्र कितने महंगे आते हैं, क्योंकि सोने में क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, लेस रिएक्टिव, फ्री मेटल से, नोबल मेटल, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, सोना जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा सालों साल तक, है ना? तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट के, और आप बताइएगा इनमें से कौन कौन सा एग्जांपल है वो सही है। देखो सेम चीज मैंने आपको यहां पर पढ़ाई है, जो मैंने आपको बताई है वही देखो बेटा। इस रिएक्शन में देखो आप, मैंने कहा ए की रिएक्शन बी सी से करवाई तो ए सी और बी बना। क्यों बना? क्योंकि मैम ये ए ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा रिएक्टिव है बी के मुकाबले में, तो ए जुड़ गया, बी को साइड में खिसका दिया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे इस रिएक्शन में देखो, एक एग्जांपल में एग्जांपल दिया हुआ है, पोटेशियम की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से हुई। के सिंबल होता है पोटेशियम का, क्यों? क्योंकि के को हम लैटिन भाषा में कैलियम कहते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है ना? इसकी रिएक्शन करवाई तो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और सोडियम बन गया। अब आप इस केमिकल रिएक्शन में ध्यान से देखिए, क्या देखिए ध्यान से, यहां पर पोटेशियम अकेला है, यहां पर क्लोरीन के साथ सोडियम जुड़ा हुआ है। अब ये पोटेशियम सोडियम को खिसका दिया, यहां पर सोडियम का डिस्प्लेसमेंट कर दिया और क्लोरीन के साथ खुद जुड़ गया, खुद जुड़ गया। अब क्यों जुड़ा? क्योंकि मैम हो ना हो ये पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? सोडियम से, ये ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सोडियम को हटा दिया और खुद जुड़ गया, केसीएल बन गया। तो आइए रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं, क्या सच में पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है? तो आप देख लो, पोटेशियम सबसे ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, सोडियम इसके नीचे आता है, तो पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है ना? जी मैम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, तो कर सकता है, तो करेगा भी केमिकल रिएक्शन में, है ना? सोडियम किसको कर सकता है? बेरियम को कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आई बात समझ में? ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल में देखो, यहां पर ध्यान से, दूसरा एग्जांपल क्या दे रखा है, यहां पर देखो Cl2 है, इसकी रिएक्शन NaBr से करवाई, यहां पर क्लोरीन अकेला है, लेकिन यहां पर देखो क्लोरीन किसके साथ? Na के साथ जुड़ गया और इस ब्रोमीन को, इस Br को अलग कर दिया। तो किसने किसको करा? एग्जामिनर के एक क्वेश्चन आपसे एक एग्जांपल दे देगा, इसमें पूछेगा किसने किसको डिस्प्लेस किया है। तो भैया इस केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन सोडियम के साथ खुद जुड़ गया और Br को डिस्प्लेस कर दिया, Br को अपनी जगह से खिसका दिया। अब मैम ये चीज क्लोरीन जो है इसके साथ आके जुड़ा है, तो वो तभी कर पाएगा जब वो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा। जी हाँ, आपने पढ़ा है Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है ना? ये तो आपने पढ़ा होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ये लेता है, तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है ना? आसानी से बन जाता है ये तो। आई बात समझ में? चलिए इससे भी नहीं आई, मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूं, जिसमें से बहुत फेमस एग्जांपल है। अब आपको मैम इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, कौन-कौन सी याद करें? जो आपको मैम फेमस फेमस एग्जांपल्स एनसीईआरटी के करवा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही याद रखने हैं, बस ये मान लो आप। आइए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाती हूं सिंगल डिस्प्लेसमेंट का, सबसे ज्यादा फेमस, इसको स्टार कर लेना, रेलवे में प्रीवियस के क्वेश्चंस में, बीपीएससी में, एसएससी सीजीएल सब पूछ चुके हैं। क्या एग्जांपल? जब आप लोहे की कील, लोहे का सिंबल क्या होता है? Fe, इसको डालते हो आप बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन में, BaSO4। जब आप लोहे की, अच्छा सॉरी, BaSO4 का एग्जांपल तो आपके लिए भी टफ हो जाएगा थोड़ा, रुको, ये मैं थोड़ी देर के बाद आपसे पूछूंगी, ठीक है? अभी आप मैं आपको एक आसान एग्जांपल लेकर समझाती हूं। जैसे लोहे की कील जो है वो आपने कॉपर सल्फेट में डाली, ये ऊपर वाला एग्जांपल आपसे पूछूंगी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पहले आसान से मैं बता दूं, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, AQ का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। आपने एक बीकर लिया, उसके अंदर कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, यानी कि कॉपर सल्फेट को आपने पानी में डाल दिया। एक्वस का मतलब मैं बहुत बार समझा चुकी हूं। अब आपने इसके अंदर लोहे की कील डाल दी, लोहे का सिंबल क्या होता है? आयरन, Fe, है ना? ये जो कॉपर सल्फेट होता है ना बेटा, इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? ये होता है ब्लू कलर का, ये होता है नीले रंग का। जैसे ही आपने इस कॉपर सल्फेट के अंदर लोहे की कील, आयरन ऐड कर दिया, तो पता है यहां से क्या होता है? यहां से ये आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को अपनी जगह से खिसका देता है, और क्या बन जाता है? खुद आ जाता है कॉपर की जगह से। तो यहां से फेरस सल्फेट, FeSO4, और किसको हटाया? Cu को, तो Cu यहां से अलग हो जाता है, ऐसे ऐसे। अब आप कहोगे मैम क्या वास्तविकता में आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? जी हाँ, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मैम दिखाओ, आइए मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाती हूं, रिएक्टिविटी सीरीज में ध्यान से देखना आयरन कहां आता है और कॉपर कहां आता है ना? ये रहा आयरन, ये रहा कॉपर। कॉपर नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव होगा, आयरन ऊपर है तो ये मोर रिएक्टिव होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? आप कहोगे यस मैम कर सकता है। लेकिन जस्ट मैं इसका उल्टा पूछ लूं कि क्या कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या? नहीं भैया, कम ताकतवर ज्यादा ताकतवर को अपनी जगह से खिसका पाएगा क्या? नहीं खिसका पाएगा। इसका मतलब लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव को उसकी जगह से नहीं खिसका सकता है। जी हां, तो ये रिएक्शन रेलवे में बहुत बार आती है कि बेटा कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब एक लोहे की कील डालते हैं तो वो हरे रंग का क्यों हो जाता है? पहले वो किस कलर का था? वो ब्लू कलर का था, बाद में वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि फेरस सल्फेट को हम ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। याद कर लो, पिछली क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ जी मैम। और ये रिएक्शन हर एग्जाम में आती है, इसीलिए मैंने आपको इसको स्टार कर दिया है बेटा, इसीलिए मैंने आपको इसको स्टार करके पढ़ा दिया है। चलिए मैं दूसरा रिएक्शन का एग्जांपल देती हूं आपको, आप मुझे बताएंगे क्या ये रिएक्शन हो सकती है जो मैम लिख रही है। जिंक की रिएक्शन आपने करवाई CuSO4, तो मुझे बताइए यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? जल्दी से बताओ। अब इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? आपसे एग्जामिनर ये देके पूछेगा कि क्या बनेगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देगा, या फिर आपसे पूछेगा कि ये कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, तो आपको वहां पे क्या याद करना है? क्या याद करना है बताओ? कि ये जो जिंक है क्या ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है? यस यस। आइए मैं आपको इसका रीजन दिखाती हूं। ये देखो बेटा, जिंक कहां आता है? जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है? जी मैम बिल्कुल कर सकता है। लेकिन मैं यही पे इसका जस्ट उल्टा एग्जांपल दे दूं, मैं कह दूं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस इसकी रिएक्शन आपने
येलो कलर से दिख नहीं रहा, ZnSO4 की रिएक्शन Cu से करवाई, तो मुझे ये बताओ क्या ये कॉपर जिंक को खिसका सकता है? अरे मैम नहीं खिसका सकता है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं खिसका सकता? क्योंकि कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो लेस रिएक्टिव है। किससे? जिंक से। जिंक ऊपर है, ये रहा। तो प्यारे बच्चों सुनो, मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है जिंक कॉपर को हटा सकता है, कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। तो ये जिंक इस कॉपर को हटा देगा तो क्या बन जाएगा? यहां से बनेगा ZnSO4 प्लस Cu बनेगा। ये लो, ये लो, इसे जिंक सल्फेट कहते हैं और ये व्हाइट कलर का होता है, इसे व्हाइट विट्रियोल भी कहते हैं। ये किस कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है प्यारे प्यारे बच्चों, समझ लो मेरी बात को। जबकि मैंने अभी पढ़ाया कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का। तो पता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, ये एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, मैं बार-बार नहीं बताऊंगी एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन नीले रंग का होता है, उसमें जिंक ऐड करते ही वो सफेद रंग का क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और SO4 के साथ सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाता है, और जिसके कारण वो किस रंग का होता है? वो सफेद रंग का होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले, चलिए मुझे बताइए, अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि ZnSO4 है ना, और इसकी रिएक्शन आपने कॉपर से करवाई, तो बताइए यहां पर क्या बनेगा? ये लो, ये एग्जाम का ALP का एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रही हूं मैं। ALP में पूछा कि अगर आप कॉपर की रिएक्शन ZnSO4 जिसको व्हाइट विट्रियोल जिंक सल्फेट कहते हैं, उससे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? एक ऑप्शन में था CuSO4, एक में था ZnSO4, एक में था नो रिएक्शन। तो बेटा ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन, यहां पर कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ये कम क्रियाशील है। किससे? जिंक से। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम ताकतवर कभी ज्यादा ताकतवर वाले को हरा पाया है क्या? नहीं मैम, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये दो इक्वेशन तो आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि इनमें कलर चेंज होता है, तो ये पूछ लेता है एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछ लेता है, ये दो तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी बेटा, एग्जाम में आता है। ठीक है, बाकी आपको बस रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। इस रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कहां आता है? अब देखो बेटा, मैंने आपसे एक एग्जांपल पूछा था स्टार्टिंग में। इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखो बेरियम यहां आ रहा है, दिख रहा है? हाँ जी मैम, पोटेशियम सोडियम बेरियम, बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है ना? और बेरियम से नीचे देखो आयरन यहां आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कि बेरियम तो आयरन को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एग्जांपल पूछा था ना, वो यही एग्जांपल था। लेकिन इसका उल्टा करो, क्या आयरन बेरियम सल्फेट को रिप्लेस कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा मैम। तो देखो मैंने आपको यही क्वेश्चन पूछा था, मैंने थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को। ये आयरन है, ये बेरियम सल्फेट है। आयरन कम रिएक्टिव होता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है बेरियम से। बेरियम ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? बेरियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है। तो बेटा आयरन बेरियम को कर पाएगा क्या रिप्लेस? नहीं कर पाएगा। तो क्या यहां पे रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन इज फॉर्म्ड, क्योंकि सल्फेट के साथ बेरियम जुड़ा है। बेरियम इज मोर पावरफुल देन आयरन। अब आगे समझ में बात? तो आपका काम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज याद करना, कौन कहां आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर याद हो जाएगा तो यकीन मानो बच्चों आप भूल नहीं सकते कभी भी। क्लियर है जी मैम? चलिए, ये हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, दो ने दो को रिप्लेस कर दिया। डबल का मतलब क्या होता है? दो। तो आइए डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके तो मैं दो क्वेश्चंस भी लेके आई हूं प्रीवियस ईयर के। अगला कितने नंबर बेटा? 4 या 5 नंबर नंबरिंग आप कर लेना, उससे क्या फर्क पड़ता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हिंदी में लिखो दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। और इससे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 एनसीईआरटी के एग्जांपल है, तीनों के तीनों आपको याद करने हैं बेटा, है ना? तीनों के तीनों याद होंगे। सबसे ज्यादा रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, स्टेट एग्जाम डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछता है। डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले देखो बेसिक समझाती हूं मैं आपको, फिर इसका कारण बताऊंगी होती क्यों है डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए बेसिक सा एग्जांपल लेंगे अपन, सबको समझ में आएगा ये चैप्टर, है ना? आ जाओ देखो बेटा, एक रिएक्टेंट था ए बी नाम का, रिएक्टेंट अभिकारक जो रिएक्ट करते हैं। दूसरा था सी डी नाम का, एक था ए बी एक था सी डी। अब इन दोनों रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा, अभिक्रिया करा, कारण बाद में देखेंगे, पहले एग्जांपल देखो। तो बना क्या? ए के साथ बी था, लेकिन अब आ गया ए के साथ डी। ए के साथ क्या आ गया? डी। सी के साथ डी था, लेकिन अब सी के साथ क्या आ गया? बी आ गया। तो अब साफ साफ इस रिएक्शन में देख पा रहे हो क्या कि बेटा दो विस्थापन हुए हैं। मैम कैसे हुए दो? अरे भैया ए के साथ बी था, यहां पर ए के साथ डी आ गया, तो इस बी को इस ए ने रिप्लेस कर दिया। क्या ए के साथ बी था, यहां पर ए के साथ बी आ गया, है ना? तो ये जो बी है, ये बी यहां से रिप्लेस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया मैम। दूसरा देखो, सी डी था लेकिन सी बी बन गया, तो दो डिस्प्लेसमेंट हुए ना? हाँ मैम, दो हुए। तो इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये आपको इसके कारण जानने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है दो को डिस्प्लेसमेंट कर पाना। कारण क्या है मैम आखिर, कैसे हो जाते हैं बेटा? इस रिएक्शन के बारे में साफ साफ मैं आपको 2-3 पॉइंट समझाऊंगी जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। थोड़ी सी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इसके बारे में। आ जाइए लिखिए, पहले थ्योरी लिखना, क्योंकि बेटा इसे थ्योरी से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लिखना ए रिएक्शन पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। इन विच न्यू compounds are formed, new compounds are formed by mutual sharing of ions of two compounds। हिंदी में लिखो, एक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान से नए यौगिक बनते हैं। नए
यौगिक बनते हैं वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या समझे इससे? एक बार फिर से पढ़ो, इस लाइन को पढ़ो, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इस लाइन का मीनिंग समझाती हूँ जो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है। मैम कैसे लिखी हुई है एनसीईआरटी का आपको फोटो दिखा देंगे थोड़ी देर के बाद। रुको पहले देखो क्या लिखा है। मैम ने कहा ऐसी रिएक्शन जिसमें नया जो कंपाउंड, जो नया प्रोडक्ट, जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, जो नया उत्पाद बनता है, यौगिक बनता है, वो कैसे बनता है? वो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ आयंस ऑफ टू कंपाउंड्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे प्रोडक्ट बनते हैं केमिकल रिएक्शन में, लेकिन इस केमिकल रिएक्शन में जो नए कंपाउंड्स बनते हैं वो हमेशा आयंस की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं, आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं। तो बेटा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या मैंने अभी तक जितनी भी केमिकल रिएक्शन करवाई उसमें मैंने एक बार भी बताया कि आयंस एक्सचेंज होने से हो रहे हैं? एक बार भी बताया मैंने ऐसा? नो मैम। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो कैसे होती है बेटा? ऐसी केमिकल रिएक्शन जो आयनों के आदान प्रदान से हो, आयंस के आपस में एक्सचेंज होने से हो, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं और म्यूचुअल शेयरिंग से, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग से आयंस एक्सचेंज होते हैं, उस रिएक्शन को हम हमेशा और हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे मैम व्हाट इज आयन? आयन क्या होता है? बेटा आयन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैटायन, हालांकि ये मैं पिछली क्लासेस में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। कैटायन को बोलते हैं धनायन, धनायन। एक होता है एनायन, एनायन को बोलते हैं ऋणायन, ऋण ले लिया, आयन ऋणायन। कैटायन कब बनता है? कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर ले, अपने ऊपर धनात्मक आवेश को ग्रहण कर ले, उसे धनायन, उसे कैटायन कहते हैं। और ऐसा कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई भी तत्व है जो कैटायनों के द्वारा दिए गए जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच ले ले और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर ले, ऋणात्मक आवेश को ग्रहण कर ले, उसे आप एनायन कहते हो, उसको आप ऋणायन कहते हो। ऋण ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेके ऋण ले लिया। धनायन इलेक्ट्रॉन देकर इतना धनी है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसे याद कर लो। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं, ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कैटायंस और एनायंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें धनायन और ऋणायन शामिल होते हैं, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मैम क्वेश्चन कैसे आते हैं? आ जाओ, जो मैम ने आपको पहली लाइन पढ़ाई, यकीन मानो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये देखो एक पेपर एएलपी का जिसमें साफ साफ दिया हुआ है क्या कि विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अभिकारकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से कौन सी रिएक्शन होती है? तो आपको वहां पर क्या करके आना था? वहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट, आयंस के एक्सचेंज होने से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। या यहां पर आता कैटायन और एनायन के आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से, या कैटायन और आयन के एक्सचेंज होने से कौन सी रिएक्शन होती है? धनायन आयन, धनायन और ऋणायन के आपस में आदान प्रदान से कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? दोहरा विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एएलपी के एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, देख लेना पीवाईक्यू में। तो मैम ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आयंस का इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें आयंस की एंट्री हो गई, वो कौन सी है? वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और अब मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो आपको यहां पर कंडीशंस बताऊंगी, याद रख लेना, एग्जाम में आएंगे हमेशा। जब एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको मेरी बहुत याद आएगी। पहला सुनो, पहला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा और हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है। लिख दूं? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं बेटा एकदम एक एक चीज बोर्ड पे लिख के समझा रही हूं, तो मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकती। मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा किस में होती है? एक्वस सॉल्यूशन में होती है। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ, ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जलीय विलयन हमेशा और हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है। यानी कि मैम इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस में घुले हुए होने चाहिए? एक्वस, वाटर में, पानी में। तो ये रिएक्शन वहां पे आप इसको पहचानने की ट्रिक बता रही हूं मैं। जिस भी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के आगे ए क्यू लिखा हुआ हो और दोनों रिएक्टेंट के आगे ए क्यू लिखा हुआ हो, यकीन मानना वो कौन सी रिएक्शन होगी? वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है। एक्वस का मतलब होता है जो भी आपने सब्सटेंस लिया है वो पानी के अंदर घुला हुआ होना चाहिए। अब आप मेरे से पूछो ऐसा क्यों? मैम हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में क्यों होती है? क्योंकि बेटा एक्वस सॉल्यूशन में आयंस जो है वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं और हमें तो आयन के एक्सचेंज ही करवाने हैं यहाँ पे। जलीय विलयन में ये आयंस का फ्लो जो है वो तेजी से होता है, इसलिए ये रिएक्शन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है। और सुनो अगला जो मैं पॉइंट पढ़ा रही हूं, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी तो हमेशा क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है बेटा। अब मैम ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? अवक्षेप बनता है बेटा। जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वहां पे प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, एनसीईआरटी में लिखा बड़ा बड़ा। जब भी दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होती है वहां पे हमेशा अवक्षेप का निर्माण होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। मैम ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसी चीज जो पानी में नहीं घुल पाई उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। जो चीज रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बने, अरे रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट करने पर जो प्रोडक्ट बने उसमें जो पानी में अघुलनशील चीज है, जो पानी में घुल नहीं पाई, पानी में अघुलनशील चीज है, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं। और पता है ये प्रेसिपिटेट उस बीकर में कहां जाता है? नीचे पेंदे में जाकर रुक जाता है। ये प्रेसिपिटेट जो है ये कहां पर? ऐसे ऐसे ये पेंदा है इस बीकर का, इसमें नीचे की तरफ जाकर ऐसे प्रेसिपिटेट बन जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है प्रेसिपिटेट कौन सी अवस्था का है? ये प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड स्टेट का होता है, ठोस अवस्था का होता है। कौन सी अवस्था का? ठोस अवस्था का। नहीं समझ में आया? सुनो, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो वो एक्वस सॉल्यूशन में होती है और हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म्स होते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? जो पानी में नहीं घुल पाया वो उस बीकर के, वो उस नली के, टेस्ट ट्यूब के नीचे पेंदे में जाकर रुक जाता है और उसी को आप प्रेसिपिटेट कहते हो। प्रेसिपिटेट हमेशा कौन सी अवस्था का होता है? प्रेसिपिटेट हमेशा सॉलिड अवस्था का होता है, ठोस अवस्था का होता है।
ये तीन बातें याद रखनी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा आयंस एक्सचेंज होते हैं, आयनों का आदान प्रदान होता है, और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा एक्वस सॉल्यूशन होती है, जलीय विलयन में होती है, और जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो हमेशा प्रेसिपिटेट बनता है, और इस प्रेसिपिटेट का कलर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल हैं। मैम हम कितने सारे एग्जांपल याद करें, सिर्फ तीन एग्जांपल एनसीईआरटी के याद करने हैं, इससे ज्यादा याद ही नहीं करने हैं। ये देखो आपका पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल, पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे फिर आपकी मैम आपको समझाएंगे और लिखवाएंगे। बेटा सुनो क्या कह रहा है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट, क्या है सोडियम सल्फेट Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड, आपने किस किस की रिएक्शन करवाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर दूं इसे, तो यहां पर अपन लिख पाए, है ना। तो क्या कहा एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने कहा कि आप रिएक्शन करवाओ किसकी, Na2SO4, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम सल्फेट कौन सी स्टेट में होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है। इसकी रिएक्शन करवाई आपने बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से, ये भी कहां होना चाहिए, ये भी एक्वस जलीय पानी में घुला हुआ होना चाहिए। इन दोनों की जब रिएक्शन करवाई तो बेटा एनसीईआरटी में लिखा है कि क्या बना, ध्यान से सुनना, क्या एक प्रेसिपिटेट बन गया किसका, BaSO4 का, और साथ में NaCl बनता है। ध्यान से सुनना, यहां से क्या होगा, ये Na2 जो है वो इस Cl क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो बेटा यहां से बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में रहेगा, जबकि बेटा यहां से बनेगा क्या, BaSO4, ये BaSO4 यहां से बन जाएगा ऐसे, और ये जो है ना Na, ये क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और ये बेरियम सल्फेट यहां पर क्या, ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। मैम प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, अवक्षेप, ये अवक्षेप उस टेस्ट ट्यूब के पेंदे में जाके जम जाएगा, पेंदे में। तो देखो यही बात तो लिखी है क्या, कि किसका प्रेसिपिटेट बना, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना, व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुलनशील है, जो पानी में नहीं घुलता उसको तो प्रेसिपिटेट बोलते हैं, है ना। इस रिएक्शन में देखो सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में लिया, बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में लिया, तो बेटा अब आप इसको बैलेंस कर लेना, 2NaCl आएगा, ठीक है, बेरियम सल्फेट के साथ 2NaCl, यहां पे 2 लगेगा, ठीक है, बैलेंसिंग आपको सिखाई थी ना मैंने, 2। तो यहां पे ये कटी हुई फोटो देखो, बेरियम सल्फेट, मैंने कहा था प्रेसिपिटेट हमेशा कौन सी स्टेट का होता है, तो बेरियम सल्फेट के आगे S लिखा है, S का मतलब सॉलिड, ये ठोस अवस्था का है, और ये बेरियम सल्फेट उस नली के पेंदे में जाके जम जाएगा, ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा, और प्यारे बच्चों सुनो साथ में क्या, NaCl बन जाएगा। अब आप कहोगे मैम कैसे बना, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एक्सचेंज ऑफ आयंस। इस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच में आयनों का एक्सचेंज, आयनों का आदान प्रदान होगा। कैसे होगा, तो सुनो बेटा, ठीक है, सुनो, Na पॉजिटिव Ba2+ के साथ जुड़ जाएंगे। बात सुनना बेटा, क्या Na+ और बेरियम सल्फेट जो है वो स्वैप कर जाएंगे, स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज कर जाएंगे, है ना, और एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे। देखो बेटा यहां पर Na2 जुड़ा हुआ था SO4 के साथ, अब ये कैसे जुड़ा, तो बेटा आपको पता होना चाहिए एक सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम कितने हैं, 2, तो Na++, ये दो सोडियम जुड़े हुए हैं किसके साथ, SO4 2 नेगेटिव, SO4 सल्फेट आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, SO4 के साथ ऐसे 2 नेगेटिव, तो ये दो सोडियम सल्फेट कब बना, ऐसे बना बेटा, ऐसे, ठीक है। तो इन्हीं आयंस एक्सचेंज हो गए, देखो सोडियम के आयंस किसके साथ जाके जुड़ गए, क्लोरीन के साथ जुड़ गए, Cl के साथ जुड़ गए, है ना, और देखो SO4 के आयंस किसके साथ जुड़ गए हैं जाके, बेरियम के, तो स्वैप हो गया ना, आयंस, आयंस का आदान प्रदान हो गया ना। तो यही तो मैंने पढ़ा है, आयनों के आदान प्रदान से क्या होती है, आयनों के आदान प्रदान से हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब इसका एक्सपेरिमेंट का एनसीईआरटी का फोटो दिखाती हूं मैं आपको, ये रहा एनसीईआरटी का फोटो। तो बच्चों इसी रिएक्शन का अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ये डायग्राम कहता है कि आपने टेस्ट ट्यूब लिया ऐसे, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, आपने सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा किसके बीच होती है, आयंस, और आयंस ज्यादा तेजी से फ्लो किसमें करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। तो आपने इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया, सोडियम सल्फेट का, जैसे मैंने आपको इस रिएक्शन में दिखाया, कैसे दिखाया हमने, कि ये रहा, कि इस रिएक्शन में हमने Na2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, बेरियम क्लोराइड का आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया। तो बेटा इसी एनसीईआरटी के डायग्राम का मतलब क्या है, ये सोडियम का आपने क्या किया, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में आपने देखो BaCl2 का सॉल्यूशन डाला, अब ये BaCl2 क्या है, देखो ड्रॉप सी गिर रही है ना, इसका मतलब ये भी एक्वस सॉल्यूशन का है। तो इन दोनों एक्वस सॉल्यूशन को आपने जब मिक्स किया तो इस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट बन गया, और ये प्रेसिपिटेट किसका बना, बेरियम सल्फेट का बना। तो यही तो मैंने पढ़ाया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेट बनता है, और ये प्रेसिपिटेट किसका बना है, BaSO4 बेरियम सल्फेट का बना। और ये प्रेसिपिटेट का कलर हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, कलर नोट कर लेना, ये सफेद रंग का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। अब मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हमें तो ये बताओ बेटा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम सल्फेट की जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा किसका प्रेसिपिटेशन बनता है, प्रेसिपिटेशन किसका बना, BaSO4 का, और ये प्रेसिपिटेशन की स्टेट कैसी होगी, सॉलिड ठोस अवस्था वाला होगा, और इसका कलर कैसा होगा, सफेद, ये सफेद रंग का होगा बेरियम सल्फेट। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट किसका बनता है, किस कलर का बनता है। तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पहला एग्जांपल ये है बेटा, जो आपको मैंने पढ़ाया। क्या एग्जांपल, क्या सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो बेरियम सल्फेट जो है वो उस नली में टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ जाके जम जाता है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और NaCl ऊपर रह जाता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, क्या दूसरा एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये रहा। क्या जब आप रिएक्शन करवाते हो लेड नाइट्रेट की, ये लेड नाइट्रेट कौन सा क्या होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि लेड नाइट्रेट पानी के साथ घुला हुआ होना चाहिए। इसकी रिएक्शन करवाते हो एक्वस पोटेशियम आयोडाइड KI, मैंने बता दूं नमक में आयोडीन जो होता है पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में होता है ना, लेकिन वहां तो सॉलिड स्टेट में है। ये आपको क्या लेना है, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। तो क्या किया आपने, लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, तो क्या बना, यहां से बेटा आयंस एक्सचेंज हुए। अब देखना ध्यान से, यहां पे लेड के साथ नाइट्रेट जुड़ा हुआ है और पोटेशियम के साथ आयोडीन जुड़ा हुआ है ना। जबकि आप प्रोडक्ट में देखो लेड के साथ कौन जुड़ गया, ये ये जुड़ गया बेटा, I2 आयोडाइड बन गया। तो यहां से लेड आयोडाइड बन गया, और साथ में ये NO3 है ना, होल ट्वाइस 2, ये नाइट्रेट किसके साथ, इस पोटेशियम के साथ, तो KNO3 बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो ये भी रिएक्शन किसका एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल बेटा आपका 2 नंबर का एग्जांपल आपको याद रखना है, कि जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है।
अब बच्चों आपसे पूछेगा कि इसमें प्रेसिपिटेट किसका बना, तो बेटा प्रेसिपिटेट क्या, नीचे एरो लगा नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट कहां जाता है, नली में नीचे की तरफ जाता है और जम जाता है। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो पानी में नहीं घुलता है। तो ये प्रेसिपिटेशन बना है और इसका कलर क्या है, ये पीले रंग का है। ये किस कलर का है, ये पीले रंग का है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। आइए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये लेड नाइट्रेट है, ये पोटेशियम आयोडाइड है। दोनों को पानी में घोला, यानी दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है। देख लो, ये एक्वस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का, ये पोटेशियम आयोडाइड का। इन दोनों को आपने जब मिक्स करा, तो मिक्स करने पर बेटा क्या बना, KNO3। ये KNO3 ऊपर बन गया, ये वाला एक्वस, और नीचे की तरफ किसका, लेड आयोडाइड का, है ना। लेड आयोडाइड का क्या बन गया, अवक्षेप बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। और ये जो प्रेसिपिटेट बना है, इसका कलर कैसा है, ये येलो कलर का है, ये पीले रंग का है। मैं फिर बता देती हूं कि इस प्रेसिपिटेट किसका बनता है, किस कलर का बनता है, बस यही एग्जाम में आता है। तो किसका बना, लेड आयोडाइड का, है ना, PbI2 लेड आयोडाइड। और ऊपर क्या रह गया, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये रह गया ऊपर। तो इसके आगे हम क्या लिखते हैं, ऐसे एरो लगाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एरो का मतलब है वो नीचे जाके जम गया, देखो ना, ये नीचे जाके जम गया, ये प्रेसिपिटेट बन गया। ये किस कलर का है, ये येलो कलर का है, ये पीले रंग का है। तो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, दोनों में प्रेसिपिटेट किसका बनता है बेटा, इसमें किसका बना था, बेरियम सल्फेट का। किस कलर का, सफेद कलर का। इसमें किसका बना बेटा, PbI2 लेड आयोडाइड का। किस कलर का बना, पीले रंग का। ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल है और एनसीईआरटी के एग्जांपल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ये बीपीएससी के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है बेटा। ये बीपीएससी के एग्जाम में अवक्षेप किसका बनता है पूछा हुआ क्वेश्चन है। AgNO3, Ag किसका सिंबल होता है, सिल्वर का। तो सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाई आपने सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पर सिल्वर AgCl का प्रेसिपिटेशन बन जाता है और एरो लगा हुआ है। और प्रेसिपिटेशन की स्टेट तो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। कौन सी स्टेट में होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन हमेशा सॉलिड स्टेट में होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये जो पानी में ना घुला, है ना। और साथ में ये NaNO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ये तीसरा एग्जांपल लिख लेना अच्छे से। क्या दिया हुआ है इस रिएक्शन में कि सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं, तो बनता है सिल्वर क्लोराइड, ये AgCl का प्रेसिपिटेशन, और ये NaNO3 आपका साथ में बन जाएगा। अब ये कैसे हुई, तो आयंस एक्सचेंज हो गए। किसका आयंस, तो देखो बेटा, यहां पर AgNO3 के साथ है, यहां पे AgCl के साथ जुड़ गया, आयन एक्सचेंज हो गए। तो यहां से देखो Ag ने किसके साथ, ये Cl के साथ जुड़ गया, इस Cl के साथ जुड़कर क्या बना दिया, AgCl। और ये जो सोडियम है ये नाइट्रेट के साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब यहां पर प्रेसिपिटेशन किसका अपना है, यहां पर नीचे कौन जाएगा पहले में प्रेसिपिटेशन बनाने, अवक्षेप बनाने, तो बेटा AgCl जाएगा, AgCl जाएगा। यही सेम चीज यहां पे समझा रखी है, आप देख लो बेटा कि सिल्वर क्लोराइड का प्रोडक्ट बना, वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि वो प्रेसिपिटेट है, और एक्वस सॉल्यूशन किसका बच गया, NaNO3 का, सोडियम नाइट्रेट का बच गया, सोडियम नाइट्रेट का बच गया। इसी चीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पे एनसीईआरटी में ये दिखा रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम। क्या कहा एनसीईआरटी में कि आपने पहले लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट को पानी में मिला के मिक्स करके एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसी सिल्वर नाइट्रेट के अंदर आपने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, NaCl को एक्वस जल में घोल के, नमक को जल में घोल के इसके अंदर डाल दिया, ऐसे एक बूंद डाल दी। तो अब क्या होगा, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। अब प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो बच्चों ऊपर रह जाएगा सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन, NaNO3 का एक्वस सॉल्यूशन ऊपर रह जाएगा, और नीचे जाके जम जाएगा अवक्षेप। और अवक्षेप किसका, AgCl का अवक्षेप हो जाएगा यहां पर। ठीक है, ये अवक्षेप की स्टेट पूछे तो कौन सी, सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट की। ठीक है बच्चों, आगे मेरी बात समझ में क्या कहना चाह रही हूं। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपके लिए बहुत मेन है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो ये तीनों एग्जांपल्स। एक बार फिर से बता दूं आपको कि ये जो है एग्जांपल्स, यही एग्जाम में आते हैं बेटा। तो मैंने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं, दो ने दो को डिस्प्लेस कर दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन। देखो पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस, आयंस चेंज हो जाते हैं, और पॉजिटिव वाले को हम कैटायन धनायन कहते हैं, नेगेटिव वाले को एनायन कहते हैं बेटा। जैसे एक एग्जांपल ये रहा, अब आपसे वो परिभाषा के तौर पे पूछ ले। चलिए मैं एक क्वेश्चन का आपको एग्जांपल दे दूं जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाक से कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसने पूछा, आरआरबी जेईई 2024 में पूछा, क्या पूछा कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक एग्जांपल है जो अवक्षेप का उदाहरण होगा। अवक्षेप हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना था, आपको देखना था दो दो की जगह कैसे जुड़ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इस एग्जांपल में इतना थका हुआ क्वेश्चन था, Na के साथ Cl है, Ag के साथ NO3 है, तो NaNO3 बन गया, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब देखो क्लोरीन के साथ Ag जुड़ गया, ऐसे AgCl बन गया, तो दो बार डिस्प्लेस हुए, तो NaNO3 AgCl बन गया। और ये AgCl क्या है, ये अवक्षेप है, ये प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट की स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड, तो हम S लगाते हैं। और NaNO3 क्या है, एक्वस AQ, तो ये दोनों भी हमने किस में लिए होंगे, AQ यानी जलीय विलयन में घोल के लिए होंगे। ये लो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं साथ में क्वेश्चंस भी इसलिए करवा रही हूं ताकि तुम्हें पता लगे एग्जाम में पूछता कैसे है, क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस और नो बता दोगे। आयंस एक्सचेंज होते हैं, प्रेसिपिटेट बनता है, हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में होती है, दो दो को डिस्प्लेस करते हैं आयनों के आदान प्रदान से। कैटायन एनायन के इन्वॉल्वमेंट से बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी बताए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये अवक्षेप बनते हैं, ये वाला अवक्षेप कौन सा, बेरियम सल्फेट वाला भी सफेद रंग का होता है, और जो PbI2 लेड आयोडाइड होता है वो पीले रंग का बनता है, और यहां पर जो आपका AgCl बनता है ये भी व्हाइट कलर का बनता है, ये सफेद रंग का बनता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन कौन सी रिएक्शन आज की क्लास में खत्म होगी। आज की क्लास में हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, और इससे पहले मैंने आपको डीकंपोजिशन और जो आपकी कॉम्बिनेशन या फ्यूजन रिएक्शन थी वो आपको करवा दी थी। अब सिर्फ हमारी एक लास्ट रिएक्शन बची है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन